संजय सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, जब भी आप आते हैं बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और दर्शक बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं। पहले सर तो ये बताइए कि क्या अभी की सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी कुछ तो नुकसान हो गया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को हम सुने या फिर जो सिचुएशन हम सामने देख भी रहे हैं, जिस तरीके से सप्लाई बाधित हुई, आप कैसे देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन को? क्या यहाँ से कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रही हैं चीज़ें अब? देखिए विपुल जी, जो ईरान की सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से काफी जटिल है। तो कुछ ओवरनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा या सिर्फ एक ही एग्रीमेंट पर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मेरे ख्याल से ऐसा उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि चूंकि जिस तरह की हानि प्रोडक्शन फैसिलिटी को हुई है, वो प्रोडक्शन फैसिलिटी को रिस्टोर होने में भी कुछ समय लगेगा, जो कि कुछ सप्ताह की बात नहीं है, उसमें कुछ महीने लगेंगे। आई थिंक इस एग्रीमेंट का एक नियर टर्म जो फायदा होगा वो ये है कि अभी सप्लाई लाइंस जो बाधित हो गई हैं, जिसके कारण मिडल ईस्ट से ऑयल वो एवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शिप्स की लाइंस जो हैं वो चोक हो गई हैं। मेरे ख्याल से एक इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि सप्लाई लाइंस पहले से सुधर जाएंगी, लेकिन क्या सप्लाई दोबारा उसी लेवल पर चला जाएगा जहां पर वॉर के पहले था, वो मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिकली वैसा न हो। तो इसके परिणाम स्वरूप अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्रूड के दाम उस लेवल पर चले जाएंगे जो कि वॉर के पहले थे, तो वो भी संभव नहीं है। तो हमें इस बात से रिकंसाइल करना पड़ेगा कि क्रूड के प्राइसेस कुछ समय तक ऊपर रहेंगे। अगर $100 के ऊपर ना रहें तो कम से कम हो सकता है कि $85 से $90 के रेंज में या $85 से $95 के रेंज में रहें कुछ समय तक, जब तक कि सप्लाई नॉर्मल ना हो जाए। सप्लाई इन द सेंस कि प्रोडक्शन नॉर्मल ना हो जाए, सप्लाई भले नॉर्मल इस एग्रीमेंट के बाद हो सकता है। ये बात है कि अभी भी कुछ कहना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सर, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें। ये जो संकट है वो कितने लंबे समय तक डेंट करेगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 दशक की मेहनत जो है वो बर्बाद हो सकती है, जो सिचुएशन चल रही है, युद्ध की स्थिति है। आप कितने इससे सहमत हैं? और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितनी बड़ी क्राइसिस आप मान रहे हैं? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन की गई थी वो जिस कच्चे तेल की कीमतों पर की गई थी, वो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई सर। जी हाँ, तो विपुल जी, ये बात जो प्रधानमंत्री ने कही उसमें इस बात की सच्चाई है कि जो पिछले 1 दशक में रिफॉर्म्स किए गए, इकोनॉमी में जो मोमेंटम आया, जो हम लोगों ने एक समय के लिए देखा कि एक गोल्डीलॉक पीरियड था इकोनॉमी के लिए, जहां पर इन्फ्लेशन की दर भी नीचे थी और जीडीपी की ग्रोथ भी अच्छी हुई थी। तो वो गोल्डीलॉक सिचुएशन तो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर गया, और आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वहां पर क्रूड के जो दाम बढ़े हुए हैं उससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी असर पड़ सकता है। और जो इन्फ्लेशन की दर अगर बढ़ जाती है तो जो जीडीपी की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई थी और उसमें और भी अपवर्ड प्रोजेक्शन होने की संभावना थी, वो डिरेल हो गया। तो उस हद तक ये बात सही है कि इस वॉर ने भारत की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा आघात किया है। लेकिन साथ ही साथ विपुल जी, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब भी एडवर्स सिचुएशन हुआ है भारतीय इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस उस समय पे टेस्ट हुई है, और हम उन सिचुएशन से जब उभर कर बाहर आए हैं तो पहले से स्ट्रॉन्गर हुए हैं। और इस संदर्भ में अगर आप आज देखें तो जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं 2-3 फ्रंट पे, सबसे पहला हमारी क्रूड के जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर बहुत जोर से काम होना शुरू हो गया है। पहले तो सिर्फ सोलर और विंड और हाइड्रो रिसोर्सेज थी। अगर आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अभी भारत विजिट किया है जो कि न्यूक्लियर पावर पर भी तेजी से काम चालू करना चाहता है। तो एक तो उस तरह पर उस जगह पे काम हुई। दूसरा, जो कि वॉर से भी संबंधित है बट उसके पहले टैरिफ से संबंधित है, वो ये हुआ कि हम लोगों ने अपनी आउटरीच
वर्ल्ड के जो बाकी इकोनॉमिक रीजन्स हैं उनके साथ बढ़ाई, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह की पहल जो है वो ले रहे हैं। और तीसरी तरफ ये हुआ कि हम इस बात को एक्नॉलेज किए कि हमें कुछ स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज को और सुदृढ़ बनाना है, या तो हम अपने देश में उसकी प्रोडक्शन बनाएं या फिर उनकी सप्लाई लाइंस अच्छी तरह से बना लें। तो मेरे ख्याल से देखिए ग्राउंड लेवल पर आप देखें तो एडवर्स सिचुएशन में एक पॉजिटिव काम भी हो रहा है। अच्छा सर, ये जो संकट रहा रुपए का, जिसमें कि हम एक झटके के अंदर इतनी तेज़ी के साथ 97 तक पहुंचते हुए दिखाई दिए, ये मतलब कैसे देख रहे हैं इसे? और आरबीआई की जो कोशिशें हैं, क्या हम दोबारा 90 के आसपास जा सकते हैं, या बीते दिनों की बात हो गई है और हमें 100 के ऊपर की बात करनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं, और ये कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल करके? मेरे ख्याल से जो ये अचानक से रुपये की में जो गिरावट आई वो इसलिए खास करके आई क्योंकि हम पर दो तरफा प्रेशर आया। एक प्रेशर तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाने के कारण हमारी इंपोर्ट बिल का आया, और दूसरा जो एफआईआई की सेलिंग हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप देखें तो 28 फरवरी के बाद से लेकर अब तक करीब 2.25 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है सिर्फ 2.5 महीने में। तो इस तरह की जो सेलिंग हुई उसका भी दबाव रहा है हमारे करेंसी पे। तो अगर हम आगे की स्थिति देखें तो जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर सप्लाई लाइन सुधर जाएंगे तो क्रूड के प्राइसेस में मॉडरेशन होने की संभावना है, तो उससे हमारा करेंसी भी उस दबाव से दूर निकलेगा। दूसरी बात जो है, जो एफआईआई की सेलिंग की बात है, तो देखिए कुछ तो एफआईआई की सेलिंग शायद इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि हम लोग बाकी देशों के कंपैरिजन में शायद मैक्रो इकोनॉमिक तौर पे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्रूड प्राइसेस के इंपोर्ट से। और कुछ जो अब चर्चा का विषय है, काफ़ी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि एफआईआई का रुझान भारत में तब बदला जब हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की रेट्स बदली, और उसके कारण एफआईआई निराश हुए और उन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद से बहुत सेलिंग करना शुरू किया। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार हो सकता है कि दोबारा इसको ट्वीक करे, और अगर सरकार करती भी है तो कोई बहुत बड़ा फिस्कल लॉस सरकार को नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आज के सिचुएशन में वो अगर एक एफआईआई के फ्लोज को रिवर्स कर सकता है अगर वो डिसीजन, तो मेरे ख्याल से सरकार वो डिसीजन भी ले सकती है। अच्छा सर, ये चूँकि ये मतलब पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 2-3 हफ्तों से ये सुगबुगाहट है इसको लेकर के। हर बार लगता है कि शायद इस बार कोई स्टेटमेंट आएगी, कोई बयान आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली या अनऑफिशियली इनडायरेक्टली कुछ कहा नहीं जा रहा है इस पर, लेकिन ये इस बात की संभावनाएं कितनी है कि सरकार इस फैसले को वापस ले सकती है? तो देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही होगी, क्योंकि ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे दबाव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी दबाव होने की संभावना है। तो सरकार बहुत सारे उपाय देखेगी, एफसीएनआर डिपॉजिट्स को परस्यू करेगी, या फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एनकरेज करेगी फॉरेन करेंसी में बॉन्ड्स इशू करने के लिए। इस तरह से कोशिश करेगी सरकार कि वो किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को वापस भारत में लाए, ताकि हम माइक्रो इकोनॉमिक तौर पे स्टेबलाइज हो। इन सब ऑप्शंस में एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि मतलब हम अगर आज के संदर्भ में अगर हम फॉरेन लोन्स उठाना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि यूएस में जो उनकी जीसेक यील्ड्स है वो एक हिस्टोरिक लेवल पर चली गई है, 22 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे। तो आज के समय में अगर हम बाहर से लोन उठाएंगे तो हमें उसके लिए काफ़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो सरकार इन सब चीज़ों को एवेलुएट करेगी कि क्या वो कॉस्ट हम पे करें, या फिर हम अपनी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसमें ट्वीकिंग करें, तो उसमें हमें कितना लॉस हो सकता है। और अगर सरकार को लगेगा कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हम टैक्स को ट्वीक कर दें, तो हो सकता है कि सरकार ये डिसीजन ले ले।
ठीक सर, उम्मीद हम सबके यही कर रहे हैं। बाजार में बीच में एक दो बार रैली भी इस तरह की इस बात इन अटकलों को लेकर के आई। देखते हैं गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसको लेकर के। एफआईएस की बिकवाली जिसका जिक्र भी आपने छेड़ा, एक तो कारण आपने बताया ही कि इसको लेकर के बातचीत हो ही रही है, लेकिन सर ये मतलब और कितना बेचेंगे एफआईएस? मतलब लगातार ये बिकवाली थमती क्यों नहीं? इस पर हम लोगों ने कई बार थम भी लगाया। तो ये अभी क्या लग रहा है सर, अभी ये लंबा चलेगा? मान लीजिए फैसला नहीं होता है तो फिर क्या नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा एफआईएस की वापसी को लेकर के? या अभी आप ये देश ही छोड़ के चले जाएंगे एफआईएस? ऐसा तो होगा नहीं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, देश छोड़ के तो जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि एफआईआईज भी तो कई तरीके के होते हैं ना। कुछ लॉन्ग टर्म भारत में निवेश करने के लिए आए हैं, कुछ है जिन्होंने की शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में भारत में निवेश किया, कुछ है ऐसे जो कि सेक्टोरली निवेश कर रहे हैं, और कुछ एफआईआईज ऐसे हैं जिनका कि मल्टी कंट्री पर एलोकेशन है और वो समय समय पे रोटेट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो इन सब जो सेगमेंट्स हैं एफआईआई के, उनमें जो लॉन्ग टर्म भारत के कमिटेड इन्वेस्टर्स हैं वो तो रहेंगे ही। अगर वो नहीं रहते तो भारत में एफडीआई के फ्लोज भी बंद हो गए रहते। तो अगर एफडीआई का फ्लो आ रहा है तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है भारत का वो रहेगा। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्थिति में सेलिंग कर रहे होंगे, और उनका करने का कारण भी बनता है विपुल जी, क्योंकि अगर हमारी रुपी डिप्रिशिएट कर रही है और इतनी शार्पली कर रही है तो देखिए उनको तो अपने निवेश के हिसाब किताब डॉलर में करने हैं, और जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है तो अगर हमारा मार्केट उसी लेवल पे रहता तो करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण उनके लॉस हो जाते हैं। तो वो अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम टैक्टिकल तौर पे तो अपने पोजीशंस को भारत से हटाएंगे, और जब करेंसी स्टेबलाइज करेगा तो फिर वो वापस भी आ सकते हैं। तो ये है। और एक दूसरा जो डिस्कशन पिछले साल से उभरा है कि भारत में एआई से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, तो वो उदासीन होकर उन जगह और या उस ज्योग्राफी में जा रहे हैं जहां पर उनको एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो जैसे साउथ कोरिया में उनको दिखा, ताइवान में दिखता है, और एशिया के कुछ देशों में जहां पर कि एआई की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वहां पर उन्होंने पैसे लगाए। भारत में अनफॉर्चुनेटली आज भी कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एआई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कुछ हैं भी तो छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर इनडायरेक्ट प्रॉक्सी एक्सपोजर है एआई के लिए, तो वो भी एक ट्रेड हो सकता है। क्योंकि अगर आप यूएस भी देखें तो यूएस का मार्केट भी तो ऐसा कुछ ब्रॉड बेस्ड मार्केट तो है नहीं। वहाँ पर भी जो रैली हो रही है अधिकतर तो सिर्फ एआई रिलेटेड स्टॉक्स में हो रही है। तो एक थीमेटिक रैली पूरे विश्व में हो रही है जिसमें कि भारत पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात सर। अब आ जाते हैं सर रिजल्ट सीजन को लेकर के, क्योंकि सारे विषयों को समेटने की थोड़ी थोड़ी करके कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट सीजन अब तक का कैसा लगा सर? हालांकि हम लास्ट क्वार्टर के मुकाबले रिजल्ट जो है पहले से बेहतर दिखाई दिए, लेकिन समस्या वहाँ पर ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर को लेकर के अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो बहुत टेंशन बढ़ा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर Q4 रिजल्ट्स को? तो विपुल जी, मैं इस सवाल का जवाब दो भाग में देता हूं। हाँ, अगर मुझे सिर्फ चौथी तिमाही के रिजल्ट पर देखकर भारत में निवेश करना होता तो शायद हमारा निफ्टी जो है आज वो 25,000 से 26,000 के लेवल पे होता। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम को हटा दीजिए तो करीब 18 से 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। इस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ चौथी तिमाही में होने पर नॉर्मल सिचुएशन में बाजार में बहुत ज्यादा उछाल आ सकता था। ये उछाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोग थोड़े से Q1 FY27 को लेके कॉशियस हैं, लेकिन साथ ही साथ Q4 FY26 का प्रदर्शन इतना अच्छा है, वो बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो नहीं इतना अच्छा होता तो शायद हम 23,000 के ऊपर का लेवल मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपने चारों तरफ देखिए तो अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। क्रूड के दाम 100 के ऊपर है, रूपी डॉलर 97 को टच कर गया, मॉनसून 8% डेफिशिएंट होने की संभावना है, हमारी एफआईआईज की सेलिंग इतनी ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट का वॉर रुक नहीं रहा है।
तो इन्फ्लेशन की दर बढ़ने की संभावना है, आरबीआई रेट हाइक कर सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव में तो शायद हमारा बाजार 20 या 21,000 पॉइंट निफ्टी पर चला जाता, लेकिन चूंकि चौथी तिमाही के रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो उसने बाजार को एक सहारा भी दिया है। प्लस दूसरा ऑफ कोर्स ये कारण हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, जिस तरह से डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर का फ्लोज आता रहा है डायरेक्ट मार्केट में और इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो दोनों इन दोनों फैक्टर्स ने काफी सपोर्ट दिया है बाजार को। अब सर अगर नेक्स्ट मतलब अगर एक आउटलुक लेना हो अगले क्वार्टर को लेकर के या अगले टाइम को लेकर के, अभी क्या बुलिश रवैया लें बाजार पे, बेयरिश रवैया लें? बड़ा कन्फ्यूजन है सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वर्स्ट इज़ ओवर, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं अभी तो मतलब जो है दर्द शुरू भी नहीं हुआ। अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, आप किस तरफ बैठे हैं? तो विपुल जी, मेरे ख्याल से बाजार पर व्यू लेना आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बाजार पर व्यू ना लें और सेक्टर्स पर व्यू लें तो शायद आपकी रणनीति बनाने में आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बाजार का बॉटम जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर का बॉटम और बाजार का टॉप जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर का टॉप हो। अगर आप पिछले कुछ महीनों का ही प्रदर्शन देख लें तो पिछले कुछ महीनों में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं अच्छे क्वालिटी के जिन्होंने कि 50% से लेकर 100% तक की रैली दे दी है। तो मेरे ख्याल से आपको आज जो अपनी रणनीति बनानी है उसको 3 भाग में बांट दीजिए। एक भाग जो आप अपॉर्चुनिस्टिक बास्केट को कह सकते हैं, दूसरा भाग डिफेंसिव बास्केट और तीसरा भाग कॉन्ट्रेरियन बास्केट। अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक बास्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का जो सेगमेंट है वो मेरे ख्याल से आज अपॉर्चुनिस्टिक बास्केट के रूप में क्वालिफाई करेगा, क्योंकि ना सिर्फ उनकी चौथी तिमाही के रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनकी कमेंट्री भी अच्छी रही है और भारत सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि वो अपनी जो केपेक्स है उससे पीछे नहीं हटेगी। तो इन सब का बेनिफिट हमारे ख्याल से इस अपॉर्चुनिस्टिक बास्केट को मिलने वाला है। दूसरा बास्केट जो कि डिफेंसिव बास्केट होगा वो मेरे ख्याल से फार्मा का हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुए, अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फार्मा कंपनीज बाय एंड लार्ज इस मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से अछूते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटी बरकरार है। तो ये सेकेंड बास्केट है जो कि डिफेंसिव बास्केट है। तीसरा जो बास्केट है जिसको मैं मानता हूं कि कॉन्ट्रेरियन बास्केट है वो आईटी या सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनीज का होगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी प्राइसेस में गिरावट आई है आज वो उस वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं जो कि वो कोविड के क्राइसिस के समय में अवेलेबल थे। तो देखिए बाजार में एक लेवल पे कोई भी स्टॉक खरीदने लायक हो जाता है, तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में कुछ तो खरीदारी करने का केस बनता है। दूसरी बात, एआई के बारे में लोग अगर ये समझते हैं कि एआई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो ऐसा जरूरी नहीं है। एआई में भी देयर इज अ कॉस्ट, मतलब आप अगर एंटरप्राइज के रूप में एआई को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोकन्स कंज्यूम करने पड़ते हैं और ये टोकन्स फ्री में नहीं आते। आपने हाल में देखा होगा सेल्स फोर्स ने सिर्फ 4 महीने में पिछले पूरे साल का टोकन का बजट एग्जॉस्ट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज एआई की तरफ चली जाएंगी, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर का भी एक स्पेस है, उनका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा एंटरप्राइज के सॉल्यूशंस के लिए। तो तीसरा जो बास्केट है जो कि मैं कॉन्ट्रेरियन बास्केट समझता हूं उसमें मैं सॉफ्टवेयर को डालूंगा। ठीक, अब सर आ जाते हैं सेक्टर्स पर। अच्छा, एक सवाल छूट गया, वो भी पूछ लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में सर जो आरबीआई की तरफ से जो डिविडेंड दिया गया गवर्नमेंट को वो इस बार का रिकॉर्ड रहा 2.87 लाख करोड़। इस पर मैं चाहूँगा एक छोटी टिप्पणी आपकी रहे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं तमाम निगेटिव खबरों के बीच में ये जो आरबीआई की तरफ से ऐलान हुआ उसे कैसे पढ़ रहे हैं आप? तो देखिए सरकार पर तो काफी दबाव फिस्कल तौर पे बना हुआ है, क्योंकि इस कठिन स्थिति में जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया, प्लस जिस तरह से सरकार अपनी केपेक्स से पीछे नहीं हटना चाहती, तो सरकार को जितने रिसोर्सेज मिले उतना अच्छा है। उस बैकग्राउंड में अगर आरबीआई ने एक
चेक काटकर सरकार को दिया है, तो ये तो उनके ट्रेजरी के लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और सिंबॉलिकली भी अगर आप देखें तो ये एक सिग्नल भी गया है पूरे इकोनॉमी को और खास करके बॉन्ड मार्केट को, जहां पर कि पिछले कुछ सप्ताह में बॉन्ड के यील्ड्स बहुत तेजी से 7% के ऊपर चले गए थे। हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड्स में एक ठहराव अब इस डिविडेंड के बाद आए। बिल्कुल। अब जाते हैं सर फटाफट एक एक सेक्टर था, पहले उसी सेक्टर में बात करेंगे जिसमें लगातार आपसे बात करें, वो है आईटी। आईटी में सर यूएस में नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनवीडिया के रिजल्ट्स भी हमने देखे काफ़ी अच्छे रहे। अब भारत में आईटी को लेकर के क्या व्यू रखें सर? क्या अभी भरोसा करें इतने करेक्शन के बाद, नहीं करें? कुछ एक कंपनियां रिजल्ट अच्छे दी जैसे कोफोर्ज जैसे कंपनियां, वहाँ पे क्या व्यू रखें? क्या आउटलुक ले रहे हैं आप? तो ब्रॉड तौर पर अगर आप देखिए तो अधिकांश मिड कैप आईटी कंपनीज ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिया है चौथे क्वार्टर में, और उनकी कमेंट्री भी ज्यादा अच्छी और बहुत स्ट्रांग है गोइंग फॉरवर्ड। लार्ज कैप कंपनीज की उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट है वो मैं समझता हूँ मॉडरेट है, और उनकी कमेंट्री में भी कहीं कहीं पर बहुत स्ट्रांग आउटलुक है, बट यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सही तरीका होगा आईटी में घुसने का वो है कि अगर आप आईटी में 100 रुपये लगाना चाहते थे तो वो पूरा 100 रुपये लगाने का समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्या आप 50 रुपये तक आज के लेवल पे लगा सकते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन 3 है। एक कि आपको अब आईटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एआई को लेकर जो ओवर एक्साइटमेंट या ओवर हाइप हो गया था वो अब कुछ स्टेबलाइज करेगा। और तीसरा, देखिए यूएस में 3 बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक एंड ओपन एआई। जब ये ओपन एआई और एंथ्रोपिक की लिस्टिंग हो जाएगी तो देखना पड़ेगा कि क्या जो फ्रेंजी एआई के प्रति है क्या वो बरकरार रहती है। अगर वो बाजार में से ये बड़े बड़े आईपीओ कुछ लिक्विडिटी भी सक इन कर लेंगे, और अगर उनमें वो फ्रेंजी अगर नहीं रहती है तो हो सकता है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के प्रति भी लोगों का इंटरेस्ट वापस आएगा। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ी पोजीशन तो अब आईटी में बना सकते हैं प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, और आगे बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी क्या आपको दिखता है धीरे धीरे बढ़ाएं। धीरे धीरे आईटी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा, कि 18 लाख करोड़ रुपए 2024 के बाद से जो है स्वाहा हो चुके हैं। पहली प्लेट जरा इसकी दिखा दीजिए, ये वाली नहीं, जो अभी टेक्स्ट में हम दिखा रहे थे, करीब 18 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू साफ हुई है। 2024 में 46,079 का हाई लगा था, वहाँ से 30% टूट करके मई में 29,000 तक पहुँच गया, जो है 46,000 से 29,000 तक। इसके अलावा तमाम म्यूचुअल फंड ने भी अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी घटाई है, और ये 8 साल के निचले स्तर 6.7% पर आ गई है। ऐसे ऐसे पोटेंशियल की तरफ से कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया है, वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है नुवामा को, तो ये अलग अलग जो है टिप्पणियाँ अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आई हैं। तो हालांकि मिड कैप, जैसा भी सर कह रहे थे, मिड कैप आईटी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, वहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाएं। चलिए आईटी की बात ये हो गई सर। आईटी के बाद ज़रा बात कर लेते हैं पावर को लेकर के। पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गर्मी फिर बहुत तेज़ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार क्या इन गर्मियों में पावर से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बीच में एक छोटी सी रैली आई पर वो फिर वो बहुत जल्दी फिजल आउट हो गई। लास्ट ईयर भी नहीं चले थे पावर स्टॉक्स, अभी क्या कुछ उम्मीदें हैं सर पावर से आपको? तो देखिए पावर स्टॉक की रैली अगर आप थोड़ा सा और रिवाइंड करें तो 2024 में एक बहुत अच्छी रैली पावर स्टॉक्स में आई थी, हाँ, जो काफी हद तक फ्यूचर को डिस्काउंट कर चुकी थी। और गर्मी भले बढ़ जाए विपुल जी, लेकिन पावर जनरेटिंग कैपेसिटी तो समय के साथ ही बढ़ेगा। तो जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है अगर उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी डिस्काउंटेड है तो सिर्फ एक ही चीज हो सकता है ना कि प्लांट लोड फैक्टर अगर बहुत अच्छा हो जाता है इस क्वार्टर में तो ही जाके उनके प्रदर्शन अच्छे दिखेंगे Q1 FY27 में, जो कि साफ साफ ऐसा लगता नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से चूंकि ऑलरेडी
लार्ज एक्सटेंट तक उनकी वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है, तो हम उसमें इमीडिएट रैली नहीं देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी पावर कंपनीज हैं जो कि अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं और खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो ज़्यादा कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की जो मार्केट वैल्यूएशन कर रहा है वो ट्रेडिशनल एनर्जी से ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे कर रहा है, तो ये आगे जाकर इनके लेवल्स पे डिस्काउंट होगा, हो सकता है इमीडिएटली ना हो। तो अभी सर जिन पावर स्टॉक्स को लेकर के आपका व्यू क्या है? मतलब आप जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसमें पावर रख भी रहे हैं या नहीं, और क्या रिन्यूएबल पे ही फोकस रखना चाहिए पूरी तरीके से? नहीं, पावर स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको रिटेन करना चाहिए, ये लेवल पे आपको बेचना नहीं चाहिए। और आपकी नज़र उस बात पर होनी चाहिए कि कौन सी पावर कंपनी कितनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और उनका टाइमलाइन क्या है ऑफ कमिंग ऑन स्ट्रीम ऑफ द एडिशनल कैपेसिटी। एंड थर्डली, जो एडिशनल कैपेसिटी आ रहा है उसमें से ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने हैं। अगर जिनका ज़्यादा है रिन्यूएबल, उनको आपको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई पावर को लेकर के। पावर को लेकर के बाद जो है एक सेक्टर जिस पर आपसे हर बार बात हो रही है, डिफेंस को लेकर के। हालांकि उसमें बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, खासतौर से जैसे प्राइवेट में हमने देखा कि आइडिया फोर्ज, अपोलो माइक्रो जैसे शेयर, कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिनमें रैली तो रही, लेकिन वो प्रीवियस हाई उनके इतने हाई हो चुके हैं कि जिन लोगों ने हाई पे लिया है वह उनके भाव नहीं आ रहे हैं। चाहे जीआरएससी ने काफ़ी रिजल्ट्स का बहुत सारी डिफेंस कंपनियों के सर अब बेहतर होते हुए दिखाई दिया, और सरप्राइजिंगली जो है काफ़ी लोगों को वो लगा ये कि जिस तरीके से रिजल्ट डिफेंस कंपनियों के रहे हैं। व्यू क्या है सर, अभी आप क्या ले रहे हैं डिफेंस को लेकर के? तो डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी बात हुई कि पहले डिफेंस की अपॉर्चुनिटी सिर्फ गिने चुने लार्ज साइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तक ही लिमिटेड थे। अब हमें डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी बाजार को दिख रहा है उसकी रनअप काफ़ी तेज़ी से हो जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट में सिर्फ इतने ही प्लेयर्स हैं। नई लिस्टिंग के द्वारा भी कई प्लेयर्स अब डिफेंस में आ रहे हैं, तो उनके कारण भी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहा है। तो आपके अगर आप अपॉर्चुनिटी सेट के रूप में देखेंगे तो डिफेंस एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और उसमें चूंकि ध्यान लोगों का प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्लेयर्स पर ज़्यादा चला गया, वहाँ वैल्यूएशन समय से पहले भाग गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पब्लिक सेक्टर डिफेंस एंटिटीज़ हैं वो थोड़े से निगलेक्ट हो गए, लेकिन उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से पैसा रोटेट करते रहेगा बिटवीन दी ओवर वैल्यूड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ वर्सेस दी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। और जब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ या तो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे प्रदर्शन दिखाएंगे या ऑर्डर बुकिंग में उनकी बड़ी बड़ी ऑर्डर्स अगर क्लोज होंगी, तो फिर इंटरेस्ट उधर भी आएगा और पैसा इन दोनों में रोटेट करता रहेगा। ठीक सर, बैंकों से क्या उम्मीदें हैं सर? पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स क्वार्टर हम देख रहे हैं लगातार अच्छे देखने को मिल रहे थे, अब लगा कि शेयर में भी जान आएगी, दोबारा दौड़ने शुरू करेंगे पीएसयू बैंक। तब तक ये क्राइसिस हो गई। अब कहा जा रहा है कि फिर से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के प्रेशर रहेगा। बीच में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन दिग्गज, चूँकि इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, इन्होंने इंडेक्स पर प्रेशर बनाए रखा। अब ये क्राइसिस आ गई, बैंकिंग का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? इन पे देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक तो है कि जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चूंकि उनका इंडेक्स में भी वेट ज़्यादा है, तो एफआईआई की सेलिंग का भी ज़्यादा बड़ा बोझ इनको झेलना पड़ा। तो इनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस भले ही बरकरार रही हो, लेकिन चूंकि सेलिंग का प्रेशर था तो इनके स्टॉक प्राइस में हमको परफॉर्मेंस नहीं दिखा। रही बात पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पिछले तिमाही तक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था ऑन ऑल फ्रंट्स। नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर देखिए, एसेट क्वालिटी के तौर पे देखिए तो भी अच्छा था।
इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि बॉन्ड की यील्ड जो ऊपर चले गए, तो उसके कारण इनकी ट्रेजरी बुक पर अब आगे जाकर लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, ऐसा एक नेगेटिव ओवरहैंग हो गया। जी। प्लस कुछ बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो उम्मीद से कम था, जी। तो जिसके कारण बाजार ने उनको पनिश भी किया। तो ये दो कारण थे जिनके कारण कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो नीचे चले गए। अब दोबारा जो ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट था जी। वो वापस आ गया है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के तौर पर अगर आप देखें तो वन टाइम बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो उनका इन्वेस्टमेंट केस बनता है, ये इन्वेस्टमेंट केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा जब बॉन्ड के यील्ड्स सॉफन करेंगे। और तीसरा, अगर मान लीजिए आरबीआई रेट हाइक करता है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की एक्सपैंड होने की संभावना है, प्रोवाइडेड द क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड। ठीक। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने का जो है वक्त हो गया। जाने से पहले हर बार की तरह आपसे यही पूछेंगे, जरा एक बार थंब दिखा दीजिए। खत्म हुआ डर, क्या वाकई में डर जो है जिस तरीके से कूल ऑफ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं, ये डर खत्म हुआ है या अभी भी आपको डर लग रहा है कि बरकरार है? दूसरा, जाते जाते कुछ एक सेक्टर्स अगर आप बता सकें, हालांकि समय बहुत कम बचा है, तो आप दोनों को संक्षिप्त में उत्तर दे सकें सर। तो देखिए विपुल जी, बाजार में अगर कोई कहे कि बिना डर के घुसना है तो वो रेकलेस इन्वेस्टमेंट होगा। बाजार में हमेशा कुछ अगर आपके मन में डर रहे तो ही आप निवेश अच्छे से कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आपको देखना है तो अगर आप साल 2 साल के बियॉन्ड अपॉर्चुनिटी में भी विश्वास रखते हैं तो जो सेक्टर आपको आज खराब लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 साल के होराइजन में ये एक विनिंग सेक्टर होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू संजय सर। आपसे बात करते हुए समय का कभी पता नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। समय देते रहिए, आते रहिए सर बीच बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समेटते हैं।